नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह पूरी दुनिया में अभी बहुत चर्चित मुद्दा बना हुआ है। और मुद्दा क्या है? इजराइल हमास का संघर्ष। वहां पर फिलिस्तीन की भी हम बात करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि यूएसए इस पर क्या कदम उठा रहा है, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी मुद्दों पर हम बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं, इसीलिए यह लेक्चर जो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि हम इसमें आपको फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद कैसे रहा है, इजराइल जो है उसका गठन कैसे हुआ, वह अस्तित्व में कैसे आया, किस तरह से यहूदी लोग वहां पर आकर के बसे, इन सभी चीजों पर बहुत ही विस्तार से बात करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को आप बहुत इत्मीनान से देखिए और पेन और आप कागज लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपका इससे यह पूरा टॉपिक जो है आईआर का वह तैयार हो जाएगा। जीएस का पेपर 2 में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का खंड है वहां से आपको जाकर के यह मुद्दा जुड़ेगा। इजराइल हमास के संघर्ष पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस बीपीएससी का फाउंडेशन बैच जारी कर रही है। यह ऑनलाइन मोड में होगा। 15 अक्टूबर 2023 जो है इसकी शुरुआत हो रही है। फी केवल 25,000 रखा गया है। आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। अगर कोर्स की विशेषताओं की बात करूं तो 500 से अधिक घंटे की कक्षाएं इसमें शामिल की गई है। जिस दिन भी आप इस कोर्स में नामांकन लेंगे उसके 1 साल बाद तक आप इसे असीमित बार देख सकते हैं। प्रतिदिन 2 कक्षा होगी। नियमित क्लास टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। जिस भी सेगमेंट की पढ़ाई आपको करा दी जाएगी उसका प्रिंटेड नोट्स आपको दे दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन वगैरह कर सके। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर भी विजिट करके इसके विषय में आप विस्तृत जानकारी लेकर के अपना नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। अब सीधे हम लौटते हैं चर्चा के तरफ। आप देखिए हमास ने कैसे किया घातक हमले का प्लान और इजराइल को नहीं लगी भनक। यहाँ पर यह एक बड़ा प्रश्न है, चूंकि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मानी जाती है मोसाद, तो उसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है, लेकिन इसके बावजूद उसे भनक तक नहीं लगी। और वहां पर इतने बड़े तादाद में हमास ने इजराइल के जो सीमा है उसमें घुस करके, चाहे वो ग्लाइडर से हो, एयर विंग के द्वारा हो, रॉकेट के द्वारा हो, तारों को काट करके बॉर्डर में घुसा गया, समुद्री मार्ग से अटैक किया गया। तो आप कह सकते हैं इजराइल पर चारों तरफ से जो है एक तरह से हमास ने, वहां का जो एक इस्लामिक चरमपंथी गुट है फिलिस्तीन का, उसने अटैक कर दिया और इजराइल को इसकी भनक तक नहीं लगी। काफी लोग जो है करीब करीब माना जा रहा है कि अभी तक 700-800 लोगों की संख्या बताई जा चुकी है, जिसमें इजरायली नागरिकों की मृत्यु हो गई है। उसमें कुछ अमेरिकी नागरिक भी हैं, नेपाल के नागरिक शामिल हैं, भारत के भी नागरिक कुछ हद तक हताहत हुए हैं। घायलों की काफी संख्या बताई जा रही है। जवाब में इजराइल ने भी कार्रवाई किया है और उस तरफ भी हमास के भी कई ठिकानों पर बमबारी की गई है, रॉकेट दागे गए हैं। इन सभी चीजों पर हम बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। उससे पहले देखते हैं कि प्रमुख बिंदु क्या क्या रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस्लामी चरमपंथी गुट हमास है, उसने इजराइल पर हमला किया और यह कहा गया है कि तकरीबन 5000 रॉकेट 20 मिनट के अंदर दागे गए इजराइल पे। यह अपने आप में इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ा हमला किया गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इजराइल के इतिहास में, हम आएंगे, क्योंकि इजराइल पर पहले भी कई बार इस तरह के हमले किए गए कि इजराइल के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाए। लेकिन इजराइल की प्रवृत्ति जो है, वहां की सैन्य स्थिति जो है, उनका जो एक तरह से कह सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था है, वह इतना मजबूत है कि वह अपने अस्तित्व को बचाए हुए है। इस बार भी यही हुआ है और इस बार जो हुआ है वह अक्टूबर 1973 में योम कुरूप युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर यह अटैक किया गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो जिस दिन अटैक किया गया था वह छुट्टी का दिन था। एक पर्व होता है यहूदियों का, उस पर्व का नाम है शबत। शबत का मतलब होता है कि उस दिन यहूदी धर्म के लोग जो होते हैं वह प्रार्थना करते हैं और आराम का दिन होता है, छुट्टी मनाते हैं। उसी दिन यह अटैक किया गया है और हमास ने इसे अल अक्सा स्टॉर्म का नाम दिया है अपने इस अभियान को। अल अक्सा स्टॉर्म अभियान, इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे गए। तो टाइमिंग को लेकर के भी बहुत बातें की गई है कि अक्टूबर युद्ध जो 1973 में हुआ था, ठीक उसे उसकी 50वीं वर्षगांठ पर यह हमला किया गया और यहां पर मोसाद को पता तक नहीं चला है। उसकी जो बाकी सेनाएं हैं वह भी काफी स्ट्रांग माना जाता है इजराइल का, लेकिन उसे भी इस बात की भनक नहीं लगी। यह अपने आप पर एक चिंता का विषय है। और यहां से एक प्रश्न और उभर करके निकलता है, आप तर्क से खुद
खुद सोचिए कि क्या आतंकवादी संगठनों को एक नया तरीका नहीं मिल गया किसी भी राष्ट्र पर अटैक करने का? यह यहाँ पर प्रश्न निश्चित तौर पर उभर के सामने आएगा और भारत की स्थिति पर हम जब बात करेंगे तब हम और इस पर गहन विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि भारत की जो अवस्थिति है वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन इन सब के बीच बड़ा हुआ भारत है, तो हमारे लिए भी यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील मामला हो जाएगा। इजराइल की जो घरेलू जांच एजेंसी है सिन बेत और विदेशों में जो एक जासूसी एजेंसी उसका है, जिसको मैंने पहले भी कहा मोसाद, उसको इसकी भनक नहीं लगी। जैसे कि मोसाद के बारे में आप समझिए कि भारत की जैसे कह सकते हैं खुफिया एजेंसी है रॉ, पाकिस्तान की आईएसआई, उसके बाद जैसे आप अमेरिका का आप जानते हैं कि एफबीआई है, सीआईए है, उसी तरह से इसका जो है खुफिया एजेंसी मोसाद है और यह काफी ताकतवर माना जाता है। मोसाद की चर्चा मैं इसीलिए बार बार कर रहा हूं कि मोसाद वह खुफिया एजेंसी है जो कई बार चुनौतीपूर्ण जो काम इन्होंने किया है। इनका एक टारगेट होता है कि ये अपने दुश्मनों को टारगेट करके खत्म करने के लिए जाना जाता है मोसाद, और इतनी बड़ी घटना का मोसाद को भनक तक नहीं लगा, ये अपने आप में निश्चित तौर पर चिंता का विषय माना जा रहा है। यहां यह समझिए कि जब हमास ने यह आक्रमण किया इजराइल पर तो वहां ईरान में ईरान का जो पार्लियामेंट है वहां जश्न मनाया गया, इजराइल खत्म होगा इस तरह के नारे लगाए गए। हमास का यहां तक दावा है कि उसको हमला करने में ईरान ने समर्थन किया है, लेकिन ईरान ने इस तरह से इनकार किया। उसने कहा है कि उसने खुले तौर पर किसी प्रकार का समर्थन नहीं किया है, प्लानिंग में नहीं शामिल है। लेकिन इजराइल की तरफ से भी बयान आ गया है कि निश्चित तौर पर हमास अकेले इस तरह का अभियान नहीं चला सकता है। इजराइल ने कहा है कि ईरान ने पूरी तरह से इसमें हमास का समर्थन किया है। ठीक है, कई इजरायलियों को बंधक बना लिया गया है, कई को घरों से निकाल के मार दिया गया है, कुछ लोगों महिलाओं के साथ बहुत ही निंदनीय व्यवहार किया गया है, कुछ को बंधकों बना करके हमास के जो आतंकी हैं वह गाजा पट्टी में ले गए हैं। गाजा पट्टी क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब चलिए इजराइल का दक्षिणी क्षेत्र जो है वहां पर अटैक हुआ है। सबसे पहले इजराइल के लोकेशन को आप समझ लीजिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इजराइल जो है वह अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स लैंड है। वहां इस क्षेत्र पर जब हम बात करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहां पर जटिलताएं काफी हैं। देखिए, यह पूरा इजराइल का मैप आप अगर यहां देख पाएंगे तो यहां पर देखिए यह जो एरिया आपको दिख रहा है यह इजराइल का है, वहीं यह वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है यह गाजा पट्टी का हिस्सा पड़ता है और यह हमास के कंट्रोल में है। हमास जो कि चरमपंथी संगठन है जिसने अभी अटैक किया है, और यह जो है वह वेस्ट बैंक है जहां पर फिलिस्तीन का शासन है, यानी कि जो फिलिस्तीन की सरकार है वह इस एरिया पर शासन करती हुई नजर आती है। अब यहां पर समझिए कि यह जो एरिया पड़ता है जैसे कि अशदोद हो गया, अशकेलो हो गया, ओफकीम हो गया, बिरशेबा हो गया, दोमाना हो गया या फिर किरियात गात हो गया, तो ये क्षेत्र देखिए यहां पर इन क्षेत्रों पे अटैक किया गया। ये जो दक्षिणी हिस्सा है इसको टारगेट बनाया गया है और काफी रिहायशी इलाकों में अटैक किया गया है। देखिए, इसमें एक शहर पड़ता है जेरूशलम, यह क्षेत्र यहां पर वैसे तो इजराइल की राजधानी मानी जाती है तेल अबीब, लेकिन इस शहर का अपने आप में काफी महत्वपूर्ण एक रोल हो जाता है और पूरा झगड़ा कहीं ना कहीं यहां आकर के जेरूशलम पर मामला टिक जाता है। इसको हम डिटेल से आपको बताएंगे कि इसका मसला क्या है इस शहर का। तो आप समझ गए कि इस एरिया में यहां पर अटैक किया गया है, रॉकेट बरसाए गए हैं और यहां पर स्थिति जो है वह बेहद खराब हुई है। आगे बढ़ते हैं। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है और गाजा पट्टी में हमास के ऐसे 17 ठिकानों पे और 4 हेडक्वार्टर पे रॉकेट दागे गए हैं। इसके अलावा हमास के जो नेवल कमांडर हैं मोहम्मद अबू अली, उसको पकड़ लिया गया है अभी से कुछ देर पहले ही। लेबनान के ताकतवर चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह के हमास की ओर से शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। अब यहां पर समझ लीजिए, यहां पर जो लोकेशन है वो लेबनान का है, तो लेबनान का युद्ध भी जो है लगातार संघर्ष इजराइल के साथ चलता रहा है। तो यहां का जो संगठन है, अब यह कहा जा रहा है कि यदि यह चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह यदि शामिल हो जाता है, हमास का साथ दे देता है और हमास के पास हथियार है, उसे ईरान साथ दे रहा है, तब जाकर के इस क्षेत्र में संघर्ष और बढ़ने की पूरी गुंजाइश हो जाएगी। क्योंकि इस तरफ से गाजा पट्टी के तरफ से हमास ने अटैक किया और यहां से हिजबुल्लाह अटैक करता है, तब जाकर के स्थिति और खराब हो सकता है। संभव है कि सीरिया के तरफ से भी ये चीजें देखने को मिल जाए, जॉर्डन के तरफ से भी संभावनाएं बनती है, तब जाके इजराइल के लिए सिचुएशन और भी खराब होने वाला है। यहां समझना एक चीज आपको जरूरी है कि यहां पर सेना के द्वारा संघर्ष नहीं हो रहा है, मतलब फलस्तीनी
सेना के द्वारा इजराइल सेना का कोई जंग नहीं हो रहा है। यह एक आतंकवादी संगठन है हमास, और हमास ने अटैक किया है इजराइल पर, और इजराइल की सेना अब जवाब दे रही है। तो यहां पर इस चीज को समझना जरूरी है। हालांकि इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, इमरजेंसी लगाते हुए कि अब हम युद्ध की स्थिति में हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो वहां के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कि हम युद्ध की स्थिति में हैं और हम इस युद्ध को जीतेंगे, हमास को हम समाप्त कर देंगे और पूरे गाजा पट्टी को, यह जो पूरा गाजा पट्टी है, उनका कहना है कि ये पूरे गाजा पट्टी को हम अपने कब्जे में ले लेंगे, इजराइल अपने कब्जे में ले लेगा। आगे हम देखेंगे कि इजराइल ने किस तरह से किस किस जगह को अपने कब्जे में लिया विभिन्न युद्ध के बाद। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद को समझना बेहद जरूरी है, और यह इसका 100 साल पुराना इतिहास है, काफी लंबा एक इतिहास है। कई बार इन दोनों के बीच जो है युद्ध हो चुका है और स्थिति कई बार विकराल हुई है। 100 साल पुराना विवाद, जैसा कि मैंने पहले कहा, यहूदियों के बारे में कहा जाता है कि दुनिया भर में सबसे सताई हुई कौम यदि कोई है तो वह यहूदी है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि यहूदियों के पास अपना कोई जगह ही नहीं था, अपना कोई घर ही नहीं था। कभी उन्हें यूरोप में प्रताड़ित किया जाता था, कभी उन्हें अरब में प्रताड़ित किया जाता था, और इस स्थिति को लेकर के यहूदी काफी परेशान रहते थे। तो यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने की मांग हमेशा रही कि यहूदी सभी एक जगह रहे। यहूदियों का मानना है कि आज जहां इजराइल बसा हुआ है, यह वही इलाका है जहां उसके पूर्वज अब्राहम और उनके वंशजों को देने का वादा किया गया था। पुराने समय में इस इलाके पर रोमन साम्राज्य का कब्जा था, रोमन लोगों ने कब्जा किया था। रोमन साम्राज्य ने इस इलाके का नाम फिलिस्तीन रखा था, और 7वीं सदी में फिलिस्तीन पर किसका नियंत्रण हो गया? अरबों का नियंत्रण हो गया। अब देखिए कैसे कैसे लोकेशन बढ़ा है। यहां पर यहूदियों का कहा गया है कि ये क्षेत्र हमारा है, हमारे वंशज जो अब्राहिम रहे हैं उनका है, लेकिन यहां पर रोमन ने हमला करके इस जगह को ले लिया, उसने नाम दिया फिलिस्तीन। उसके बाद उससे कब्जा में अरब के पास आ गया और यहूदी लोगों को यहां से बेदखल कर दिया गया। समझ लीजिए, जब अरब के नियंत्रण में आता है तो यहूदियों को यहां से मार के हटा दिया गया। यहां पर फिर से क्या होता है, अरबों के साथ ये भूमि रहता है। उसके बाद 1516 में इस जगह पे तुर्की का नियंत्रण फिर से हो जाता है। अब समझिए कितने जो है यहाँ पर शासक बदले हैं। फिर प्रथम विश्व युद्ध होता है, और प्रथम विश्व युद्ध में क्या स्थिति होती है कि तुर्की से यह क्षेत्र जो है वह ब्रिटेन के पास आ जाता है, और इस क्षेत्र पर ब्रिटेन का अधिकार हो जाता है। ब्रिटेन के साथ यहाँ पर एक ब्रिटेन घोषणा पत्र जारी करता है जिसका नाम है बालफोर घोषणा पत्र, यह 1917 में होता है। और इस घोषणा पत्र के द्वारा ब्रिटेन की सरकार जो है वह यहूदियों को फिलिस्तीन में एक राष्ट्रीय घर देने की बात कहती है, यानी कि कहती है कि हम आपको एक अलग देश देंगे जहां आप लोग रह सकते हैं। यहूदी लोगों के फिलिस्तीन के साथ ऐतिहासिक संबंध को यहीं से मान्यता मिल गई। बालफोर घोषणा पत्र 1917 की बात कर रहा हूं। इसी के आधार पर फिलिस्तीन के इलाके में यहूदी राज्य की नींव पड़ी। अब फिर मामला यहां से आगे बढ़ता है। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में यहूदियों को फिर से निशाना बनाया जाने लगा। अब यहां पर फिर से जो है यहूदी परेशान होने लगे। इस सब के बीच यहां यहूदी लोग बड़ी संख्या में आकर के बसने लगे। जब यूरोप में उन्हें परेशान किया जाने लगा तो वो फिलिस्तीन वाले एरिया में आकर के बसने लगे। अब जब समझ लीजिए, जब फिलिस्तीन वाले एरिया में यहूदी जो है यूरोप से आकर के बसने लगे तो यहां के जो स्थानीय लोग थे वह इसका विरोध करने लगे। अरब लोगों और यहूदियों के बीच जो है यहां पर इस वजह से तनाव बढ़ता चला गया। यह स्थिति देखते हुए ब्रिटेन ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के पास ले जाकर के रख दिया कि भैया आप इस पर विचार कीजिए। अब मामला 1947 तक पहुंच चुका है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को यहूदियों और अरबों के अलग अलग राष्ट्र में बांटने को लेकर के मतदान होता है, और यरूशलेम को कहा जाता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बना दिया जाए। आज की स्थिति में कोई भी शहर जो है अंतर्राष्ट्रीय शहर नहीं है, इंटरनेशनल सिटी नहीं है, यह बात ध्यान रखना है। इंटरनेशनल सिटी कहने का मतलब हुआ कि यूएन के द्वारा वहां प्रशासन होगा, वो डायरेक्ट कंट्रोल में होगा, ऐसा लेकिन नहीं है। क्योंकि मैंने कहा था कि यरूशलेम को लेकर के ही सारा मामला फंसा हुआ था, तो यह बातें यहां पर की गई थी। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन के बंटवारे की योजना को मंजूरी दे दी। अब फिलिस्तीन के बंटवारे की योजना को मंजूरी तो मिल गई, आगे बढ़ेंगे उससे पहले यह स्थिति देख लीजिए।
यह उस समय का मैप है, ठीक है। लेकिन यह स्थिति यहाँ पर बदलता हुआ नजर आएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गाजा पट्टी अब यहाँ सिमट के रह गया है और ये जो फिलिस्तीन का एरिया है वेस्ट बैंक का, वह भी अब सिमटता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। और यह इस पूरे इलाके पे अब जो है इजराइल का कब्जा हो गया है। तो यहाँ पर जब फिलिस्तीन के बंटवारे की योजना को मंजूरी दे दिया गया 1947 में, उसके बाद यहाँ क्या होता है, इसमें एक अरब देश और यहूदी राज्य के गठन की सिफारिश कर दी गई कि दोनों रहें, ठीक है। इस योजना को यहूदी नेताओं ने तो मान लिया, लेकिन इस योजना को नहीं माना किन्होंने, तो अरब पक्ष ने, और वह इस योजना को खारिज करता हुआ नजर आता है। 14 मई 1948 को स्वतंत्र इजराइल के गठन की घोषणा हो जाती है। अब यहां से मामला अलग आप कर लीजिए, यह पूरा उसका एक तरह का इतिहास हो गया। यहां से नव इजराइल का गठन होता है। आप ऐसा मान सकते हैं कि 1948 का साल वह साल है जहां से इजराइल की नींव पड़ती है, आज जिस इजराइल को आप देख पा रहे हैं। जब 14 मई 1948 को इजराइल के गठन की नींव पड़ती है, उसके अगले ही दिन, जैसा मैंने कहा कि अरब के देश जो हैं वह इस बात को खारिज कर रहे थे, तो अगले ही दिन वहां पर मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इस इलाके पर हमला कर दिया, इजराइल पर। अब यहां पर जब यह हमला हुआ, इस हमला को पहला अरब इजराइल संघर्ष के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पहला चीज आप यहां समझ गए। और यहूदियों का यह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में माना जाता है, ठीक है। 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को भागकर पड़ोसी देशों में पनाह लेनी पड़ी और फिर यहूदी सशस्त्र बलों ने उन्हें बेदखल कर दिया। यहूदी काफी ताकतवर बनकर के यहां से निकलते हैं, पहला अरब इजराइल संघर्ष होता है उसी में। और यहां पर जैसा मैंने कहा 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को यहां से भगा दिया यहूदियों ने इस संघर्ष में। या लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था कि यहूदी या इजराइल जो है वह इस तरह से रिएक्ट करेगा, लेकिन यह काफी ताकतवर बनकर निकले और 6 दिन तक यह युद्ध चलता रहा। 1967 में 6 डे वार 1967 की बात की गई। इजराइल और इस क्षेत्र में 3 देश मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के बीच तनाव बढ़ता रहा, जिसके कारण 1967 का 6 दिवसीय युद्ध शुरू हुआ। जून युद्ध या तीसरा अरब इजराइल युद्ध के रूप में इसे जाना जाता है। अब यहां समझिए, इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन की संयुक्त सेना को एक साथ पराजित कर दिया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इजराइल की सेना काफी ताकतवर सेना मानी जाती है और इजराइल जो है हमेशा अत्याधुनिक हथियारों से, तकनीकों से लड़ने के लिए जाना जाता है। तो यहां पर भी देखिए, अब 3 देश एक तरफ है, मिस्र हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, उसके संयुक्त सेना को इजराइल ने अकेले हरा दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या होता है, इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के साथ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। ये चीजें मैं आपको दिखा दूंगा मैप में। हालांकि बाद में सिनाई प्रायद्वीप को मिस्र को लौटा दिया गया, लेकिन फिलिस्तीनी और सीरियाई क्षेत्र के अन्य कब्जे वाले क्षेत्र अभी भी इजराइल सेना के नियंत्रण में है। इजराइल का उस पर शासन चलता है, इजरायली सेना अपने नियंत्रण में उसे रखी हुई है, ठीक है। अब यहां पर समझिए, इजराइल के बाद में यरूशलेम को अपनी अविभाजित राजधानी घोषित कर दिया। क्योंकि यरूशलेम शहर जो है वह तीनों धर्मों के लिए बहुत मायने रखता है, चाहे वह यहूदी हो, चाहे वह इस्लाम हो, चाहे वह ईसाई हो। हम इस पर डिटेल से आपको शहर की जो है कहानी बताएंगे। फलिस्तीनियों की हमास के नियंत्रण वाले गाजा पट्टी के साथ साथ वेस्ट बैंक के कब्जे वाले हिस्से में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की मांग हुई और फलिस्तीन लोग जो है उन्होंने कहा कि पूर्वी यरूशलेम को हमारी राजधानी बना देना चाहिए। किसकी राजधानी? फलिस्तीन की। अब यहां पर मामला जरा देखिए, इस 4 मैप से चीजें आपको यहां पर क्लियर हो जाएगी। यह मैप 1947 का है, ठीक है, जब नव इजराइल की यहां पर नींव पड़ती है। यह जो व्हाइट कलर वाला आपको डॉट दिख रहा होगा, यह वह एरिया है जहां पर यहूदी लोगों का प्रभुत्व था, यहूदी लोग रहा करते थे। और ये जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है, यह वह क्षेत्र है जहां पर फिलिस्तीन के लोग रहा करते थे। लेकिन जब यहां पर यूएन प्लान आया 1947 में, जिसका मैंने कहा कि अरब के देशों ने विरोध किया और यहां पर समर्थन करता हुआ नजर आया यहूदी। इस प्लान के दौरान क्या हुआ कि ये व्हाइट वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, यह इजराइल के हिस्से में गया और यह वेस्ट बैंक, ये ग्रीन वाला हिस्सा जो है, यह वेस्ट बैंक का हिस्सा है, यह गाजा पट्टी का हिस्सा है। यह हिस्सा जो चला गया वह फिलिस्तीन को दिया गया। अब यहां पर देखिए 1949 से 1967 का समय देखिए, यह युद्ध होता रहता है और जितनी बार भी युद्ध हुआ है, फिलिस्तीन ने अपनी जगह को खोया है। अब यहां पर समझ लीजिए कितना कम जगह जो है इजराइल के पास है, लेकिन संघर्ष चलता रहा और इजराइल का प्रभुत्व जो है वह बढ़ता चला गया।
यहाँ पर 1949 से 1967 के बीच में यह जो आपको व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है यह पूरा का पूरा इजराइल का हो गया, और यहाँ पर ग्रीन वाला एरिया जो दिख रहा है और ये गाजा पट्टी का और ये वेस्ट बैंक का, यह केवल फिलिस्तीन के पास रह गया। अब जरा सोच लीजिए, कहां पूरा ग्रीन फिलिस्तीन के पास था, बार बार संघर्ष होता गया और इजराइल जो है भूमि कब्जा करता चला गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 2005 की स्थिति जरा देखिए। वेस्ट बैंक का भी हिस्सा अगर आप देखेंगे तो फिलिस्तीन के पास पूरे है, लेकिन 2005 का जब संघर्ष होता है तो यहां पर इजराइल की सेना इस हिस्से पर नियंत्रण करना शुरू कर देती है, वेस्ट बैंक के कई हिस्सों पर, और यहां पर गाजा पट्टी पर जो अभी हमास का नियंत्रण है, यहां भी इजराइल का नियंत्रण हो जाता है। तो आप पूरा एरिया देखिए, वो ये जो व्हाइट वाला जगह देख रहे हैं ये सभी पर अभी इजराइल का नियंत्रण है, और ग्रीन वाला एरिया जो है वहां पर केवल फिलिस्तीन का नियंत्रण है। यह हिस्सा जो पड़ता है ग्रीन वाला, यहां पर फिलिस्तीन की सरकार चलती है, और यह एरिया जो ग्रीन वाला है यही हमास के नियंत्रण में है, जो कि चरमपंथी गुट है, एक आतंकवादी संगठन है। तो इस बात को आप आसानी से समझ गए होंगे, इसी एरिया से अभी इन क्षेत्रों पर अटैक किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलिस्तीन का परिचय वही मैप है, उसी चीज को आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि अभी के हालात जो हैं यह प्रेजेंट वाले हालात हैं, यह स्थिति बना हुआ है। अब इजराइल ने यहाँ कहा है कि इस बार जो है हम इस तरह का अभियान चलाएंगे कि पूरी गाजा पट्टी को भी हम मिला लेंगे। यानी कि संभव है अगली बार जब हम आपको 5वां मैप आपको दिखाएं तो यह गाजा पट्टी जो आपको दिख रहा है ग्रीन में, यह भी संभव है व्हाइट कलर में आ जाए, यानी कि इजराइल के हिस्से में आ जाए। और यहां पर ये जो वेस्ट बैंक का हिस्सा दिख रहा है, संभव है इसमें भी और कुछ दखल अंदाजी जो है इजराइल की सेना का बढ़ जाए। तो यही मामला यहां पर चला रहा है। फिलिस्तीन के दो क्षेत्र हैं, जैसा कि पहले ही बताया कि एक वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है और दूसरा गाजा पट्टी है। एक वेस्ट बैंक वाला, दूसरा गाजा पट्टी का हिस्सा है, लेकिन इस गाजा पट्टी के हिस्सा पर हमास का नियंत्रण है, जो कि चरमपंथी गुट है, और यहां पर उसकी सरकार चलती है। वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी का शासन होता है, और फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय फिलिस्तीनियों की सरकार के रूप में मान्यता भी देती है। पिछले कुछ समय पहले ही फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट जो हैं वह भारत आए भी थे, मोदी जी के साथ उनकी मीटिंग भी हुई थी। गाजा पट्टी का यदि क्षेत्रफल देखें तो 365 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी 51 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वह इजराइल के साथ, यहाँ पर यह 51 किलोमीटर लंबी सीमा यह साझा करता है इजराइल के साथ। गाजा पट्टी को इजराइल ने सन 1967 की लड़ाई में अपने नियंत्रण में ले भी लिया था, और वर्ष 2005 में इजराइल ने इस पर अपना कब्जा छोड़ दिया। जब 2005 का संघर्ष हुआ तो इजराइल ने दे दिया उसे। हालांकि इजराइल जो है गाजा पट्टी से वहां के लोगों, सामानों और सेवाओं की आवाजाही को हवा, जमीन और समंदर हर तरह से नियंत्रण करता है। वहां पर उसका एयर बेस वगैरह भी गाजा पट्टी में है। तो गाजा पट्टी में फिलहाल किसका नियंत्रण है? हमास का नियंत्रण है, फिलिस्तीनी सरकार का नियंत्रण नहीं है। अब यहां पर अगर इस मैप को आप विस्तार से देखेंगे तो फिलिस्तीनी गवर्नमेंट आपको यहां पर देखिए, इस मैप में आपको यह दिखेगा कि किस क्षेत्र पर किसका अधिकार है। कि देखिए, जब आपको इस तरह के ग्रीन वाले दिखेंगे इसका मतलब है यहां पर फिलिस्तीन के गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, यहां पर हल्का आपको ये ग्रीन दिखेगा, यहां पर मिक्स्ड गवर्नेंस है, यानी कि फिलिस्तीन का भी गवर्नेंस है, और उन क्षेत्रों पर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर इजराइल की सेना का कंट्रोल है। और ये जो क्षेत्र आपको पूरा देखेगा, यह क्षेत्र पूरी तरह से जो है इजराइल के नियंत्रण में है, और यह वाला क्षेत्र जो आपको दिख रहा है यह जो फिलिस्तीन है, लेकिन यहां पर आपको दिखेगा कौन सा? हमास के नियंत्रण में। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, जैसे कि इस तरह के एरिया आपको दिखेगा, ये वाला, यह विवादित क्षेत्र बना हुआ है। यहीं पर यरूशलेम कहीं न कहीं शहर बसा हुआ है, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। और यह जो हल्के कलर में आपको दिख रहा है पिंक, इन सभी जगहों पर इजराइल की सेना का नियंत्रण बना हुआ है। तो यह कॉम्प्लेक्स स्थिति देख लिया आपने कि बड़ा मुश्किल हो जाता है इस क्षेत्र को समझना कि किस क्षेत्र पर किसका नियंत्रण बना हुआ है। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूं तो आप समझ लीजिए, यह जो ग्रीन आपको दिख रहा है, डार्क ग्रीन आपको दिख रहा है, यहां पर फिलिस्तीन के गवर्नमेंट का शासन है, लेकिन इसको छोड़ के यहां पर फिलहाल जो है हमास का नियंत्रण है। इस एरिया पे पूरा किसका है? इजराइल का नियंत्रण पर जाता है। यह जो हल्के ग्रीन वाला आपको दिख रहा होगा, यहां पर मिक्स्ड गवर्नेंस है, कहने का मतलब वहां पर फिलिस्तीन तो है ही, साथ ही इजराइल की सेना का भी नियंत्रण पर जाता है। और यहां पर यह जो आपको पिंक, हल्का पिंक में दिखता है, यह पूरा क्षेत्र जो पड़ जाता है, यह सभी एरिया यहां पर इजराइल के मिलिट्री ने कंट्रोल में ले लिया है। यह हिस्सा पूरी तरह से वेस्ट बैंक का है, फिलिस्तीन का है, लेकिन इजराइल का प्रभुत्व देखिए किस तरह से बढ़ता चला गया है। ठीक है, और यह जो आपको डार्क पिंक दिख रहा होगा, यह एरिया जो है वह यहां पर विवाद का क्षेत्र बना हुआ है इजराइल के साथ। तो यह मामला इसीलिए जगह का काफी जो है जटिल मुद्दा बन जाता है, समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हमारे लिए
यरूशलेम की स्थिति क्या है यह जानना जरूरी है, क्योंकि इस पूरे विवाद की जो जड़ है अगर मैं कहूं तो वह क्या पड़ जाता है, यरूशलेम। अब यरूशलेम क्यों विवाद का जड़ है, क्यों पहले कहा गया यूएन के द्वारा कि इसे भैया अंतर्राष्ट्रीय सिटी बना दीजिए, किसी को मत दीजिए, ना फिलिस्तीन को दीजिए ना इजराइल को दीजिए, विवाद ही खत्म कर दीजिए। हालांकि आज की स्थिति ऐसा नहीं है। अब यहां पर देखिए यरूशलेम की स्थिति यह पड़ जाता है यहां पर, जो कि वेस्ट बैंक से बिल्कुल सटा हुआ एरिया है, ठीक है यहां पर। और तेल अवीव जिसको अभी इजराइल की राजधानी कही जा रही है वह यह हिस्सा पड़ता है। हालांकि इजराइल जो है इसको भी अपनी राजधानी कहता है, इस बात को समझ लीजिए, बड़ा कॉम्प्लेक्स चीजें बनी हुई है, ठीक है। यहां पर जो है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने अमेरिका का दूतावास तेल अवीव से शिफ्ट करके यरूशलेम में कर लिया था। हालांकि भारत का दूतावास जो वहां इजराइल में है वह अभी भी तेल अवीव में है। दुनिया के अधिकांशतः देशों का जो दूतावास है वह तेल अवीव में ही है। यहां पर विवाद बना हुआ है। तो यह चीजें यहां पर है। यरूशलेम शहर के लोकेशन आपने देख लिया, इसका क्या महत्व है अब उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यरूशलेम एक बेहद प्राचीन शहर है और इस शहर पर तीन धर्म के लोगों का अपना अधिकार मानते हैं, उसको अपना पवित्र जगह मानते हैं। और तीन धर्म में सामी धर्म के तीन धर्म आते हैं, यानी कि एक तो यहूदी हो गए, दूसरा ईसाई हो गए और तीसरा इस्लाम धर्म को मानने वाले हुए। इन तीनों के लिए यह जगह जो है पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। शहर के केंद्र बिंदु में एक प्राचीन शहर है जिसे ओल्ड सिटी कहा जाता है और इसके 4 इलाके बताए गए हैं। यह एरिया जो आप देख रहे हैं, यह एरिया इसे ही ओल्ड सिटी कहा जाता है। यह जो है यरूशलेम शहर जो है उसके मध्य में एक टिका हुआ जगह है, जो यह प्राचीन शहर है उसका। अब यहाँ पर आपको 4 अलग अलग केंद्र आपको दिख जाएंगे जो कि चारों अलग अलग धर्म के लिए माने जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो क्वार्टर है यह जो है यहूदियों का पवित्र जगह माना जाता है। वहीं पर यह वाला हिस्सा जो है वह मुस्लिमों के लिए माना जाता है, यह क्रिश्चियनों के लिए माना जाता है और यह जो हिस्सा है वह अर्मेनियाई लोग जो हैं उनके लिए माना जाता है। तो ये चारों जगह जो है इस तरह से बटा हुआ है और यही मुख्य रूप से विवाद का कारण बना हुआ है, जिसमें ज्यादा विवाद जो है इन तीनों के बीच है। यहूदी, इस्लाम और ईसाइयों के लिए यह विवाद ज्यादा गहरा करके नजर आता है। ईसाई इलाका जो है उसे द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर कहा जाता है, जो कि दुनिया भर में ईसाइयों के लिए आस्था का केंद्र बना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह की मौत जो है वह यहीं हुई थी और सूली पर उन्हें यहीं चढ़ाया गया था, यहीं से वो अवतरित भी हुए थे। यह जो है प्रचलित एक तरह की कहानी है। मुसलमानों का विश्वास इस जगह को लेकर के मैं कहूँ तो उनका यह विश्वास है कि पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से यहाँ जो है यात्रा करके एक रात यहाँ पर उन्होंने गुजारा था। यहाँ पैगंबरों की आत्माओं के साथ चर्चा भी हुई थी, इस तरह की बातें की जाती है। ये सभी आस्था का विषय है। डोम ऑफ द रॉक्स का पवित्र स्थल है, यही पवित्र पत्थर भी है और मानता है कि पैगंबर मोहम्मद यहीं से जन्नत की यात्रा पर गए थे। ये माना जाता है कि जब उनको एक बार अल्लाह से मिलने जाना था तो वो यही जगह पर आए थे, वहां से यात्रा करते हुए। और जब यहाँ पर आए तो एक पत्थर है जहां पर वो रुके थे और घोड़ा समेत, वो घोड़ा से आए थे, घोड़ा समेत वो स्वर्ग जाते हैं, वहां से मिलने जाते हैं। तो इस बात को लेकर के आस्था इस्लाम धर्म के अनुयायियों का यहाँ पर बना हुआ है। अल अक्सा मस्जिद कहा जाता है। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि यह जो पूरा मूवमेंट चलाया गया इसके द्वारा, हमास के द्वारा, हमास ने इस पूरे मूवमेंट का नाम दिया है अल अक्सा स्टॉर्म। तो अल अक्सा मस्जिद के नाम पर ही इसे दिया गया है यह नाम। अल अक्सा मस्जिद जो है मुस्लिमों के लिए मक्का और मदीना के बाद, आप जानते हैं मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, वह अल अक्सा मस्जिद है इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए। और वह पड़ जाता है वहीं यरूशलेम में, जो कि नियंत्रण में भी है इजराइल की, और यही समस्या का जड़ माना गया है। अल अक्सा मस्जिद जो है यहूदियों के लिए भी पूजनीय है और यहूदी इसी जगह को टेम्पल माउंट कहते हैं। हालांकि फिलहाल यदि एक दिलचस्प बात बताऊं आपको तो यहां पर इस मस्जिद में, जिसे कि मतलब यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं, यहां पर यहूदी धर्म के लोगों को पूजा करने से, अभी जाने से मना है। और यह मना कोई और नहीं कहता है बल्कि इजराइल की ही सरकार कहती है। क्यों? क्योंकि उन्हें यह रहता है कि इस एरिया में जब जब आवाजाही बढ़ी है यहूदियों की, तब तब इस क्षेत्र में संघर्ष बहुत बढ़ गया है। इसलिए पिछले कुछ समय से इजराइल की सरकार जो है एहतियात बरत रही है, क्योंकि उसका अरब देशों के साथ संबंध जो है बेहतर बनता जा रहा है। हम आगे उस पर बात करेंगे। इसीलिए यहाँ पर यहूदियों को रोका गया है या एक नियंत्रित किया गया है कि वहां पर बहुत बड़े तादाद में ना जाए। लेकिन पिछले कुछ समय से संघर्ष लगातार बढ़ रहा था। इस मस्जिद वाले क्षेत्र में यहूदी लगातार जा रहे थे और इसकी आशंका जताई जा रही थी
कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमास के द्वारा किया जाएगा। और मजे की बात है, इतना आशंका होने के बावजूद भी, पूर्वानुमान होने के बावजूद भी वहां की सेना, वहां की जो इंटरनल खुफिया एजेंसी है या विदेशों में काम करने वाली खुफिया एजेंसी है मोसाद, किसी को भी भनक नहीं लगी और इतना बड़ा अटैक जो है वह इजराइल जैसे देश पर हो गया। यहूदी इलाके में कोटेल या पश्चिमी दीवार है या वॉल ऑफ द माउंट का बचा हिस्सा है और माना जाता है कि कभी यहूदियों का पवित्र मंदिर जो है वह इसी स्थान पर हुआ करता था। इस पवित्र स्थल के भीतर ही द होली ऑफ द होलीज या यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान भी माना जाता है, यानी कि पवित्र में भी सबसे पवित्र स्थान जो है वह इस जगह को माना गया है। यहूदियों का विश्वास है कि यही वो स्थान है जहां से विश्व का निर्माण हुआ और यहीं पर जो उसके पैगंबर थे इब्राहिम ने अपने बेटे, उनके बेटे का नाम था इसहाक, उसकी बलि देने की तैयारी भी इसी जगह पे की थी। इसीलिए उनके लिए भी यह काफी पवित्र जगह माना जाता है। इजरायली यरूशलेम को अपनी अविभाजित राजधानी मानते रहे हैं और 1948 में इजरायली संसद को यरूशलेम शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थापित कर दिया गया था। 1967 का युद्ध जो हुआ था, उस युद्ध में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम को भी अपने कब्जे में ले लिया था। अब ये पूर्वी यरूशलेम वही जगह है जिसको फलिस्तीनी अपने राजधानी के रूप में देखते हैं और वह इस पूर्वी यरूशलेम की लगातार मांग करते रहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 1967 का जब युद्ध हुआ था, मैंने मैप से दिखाया कि किस तरह से इजराइल का प्रभुत्व जो है लगातार बढ़ता चला गया और उसने पूर्वी यरूशलेम पे भी कब्जा कर लिया, जिसको जो है फलिस्तीनी अपनी राजधानी के रूप में देखते हैं और लगातार उसकी मांग करते रहते हैं। अब यहां पर चर्चा में आ गया यह हमास, जो कि चरमपंथी संगठन है, आतंकवादी गुट है और जिसने अभी अभी अटैक किया है, जिसके साथ संघर्ष इजरायली के सेना का साथ चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया, यह फलस्तीन का एक आतंकी संगठन माना जाता है। इसे ईरान का समर्थन मिलता हुआ नजर आता है, इसे लेबनान का समर्थन मिलता हुआ नजर आता है, सूडान का समर्थन मिलता हुआ या जॉर्डन का समर्थन मिलता हुआ नजर आता है। और यही कहा जा रहा है कि इसीलिए इसके पास अत्याधुनिक हथियार थे, तकनीक से यह लैस था और पूरी तरह से इसके पास जो है खुफिया जानकारी थी, जिसके आधार पर इसने वहां पर अटैक किया इजराइल पर। इसका पूरा नाम है हरकत अल मुकावामा अल इस्लामी, यानी कि इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में अपने आप को यह स्थापित करता है। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी और फलस्तीनी विद्रोह के दौरान शेख अहमद याशीन इसकी स्थापना किया था। इसका उद्देश्य क्या है? इजराइल द्वारा जो भी भूमि कब्जा में लिया गया है उस भूमि को वापस से हासिल करना है। हमास की जो है सशस्त्र विंग इज अल दिन अल कशम इसे कहा गया है। अब यहां पर समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की स्थिति में हम देखते हैं कि जब अटैक हुआ है इजराइल पर तो दुनिया के किस देश ने क्या क्या कहा है। यदि मैं यूएसए की बात करूं, जो कि इजराइल का सदाबहार मित्र माना जाता है, यूएसए ने कहा है कि यह गलत हुआ है, उसने इसकी निंदा की है और उसने समर्थन किया है। वह सैन्य अभियान भी, सैन्य मदद भी इजराइल को भेज रहा है। अब यहां पर मामला जो है और बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यूएसए अगर इसमें इन्वॉल्व होता है और यहां पर जो है, जैसे लेबनान की मैंने बात की तो हिजबुल्लाह की संगठन की बात की तो इजराइल ने कहा कि तुम दूर रहो इससे, नहीं तो मुद्दा और भी बिगड़ जाएगा। इससे पहले भी यूएसए ने शांति इस जगह पर बनाने की कोशिश की थी और एक आपने आयर में पढ़ा होगा जिसका नाम था अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड जो है 3 देशों के बीच कराया गया था और वह यूएसए के मध्यस्थता में हुआ था, जिसमें इजराइल शामिल था, जिसमें बहरीन शामिल था, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात शामिल था। और यही वजह है कि संयुक्त अरब अमीरात जो है अभी हमास के इस घटना का निंदा भी किया है। उसने कहा है कि हमास ने गलत तरीका अपनाया है और यह कोई भी तरीका नहीं है, शांति से ही चीजें समाधान में लाई जा सकती है। दुनिया भर के देशों ने इस बात की निंदा की है। सऊदी अरबिया की बात करूं तो मैंने कहा कि सऊदी अरबिया का हाल ही में इजराइल का संबंध बेहतर होने लगा था, अरब के बाकी देश, संयुक्त अरब अमीरात का भी, बहरीन का भी। तो यह तब से ही माना जा रहा था कि जैसे ही इस्लामिक देशों का संबंध जो है इजराइल से बेहतर होगा तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ यहां पर बड़ी घटना होने वाली है। इसके अलावा जैसे कि तुर्की हमेशा ही विरोध करता रहा है इजराइल का, लेकिन तुर्की भी अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। उसने निंदा किया है और कहा है कि हम इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। भारत की स्थिति पर तो हम विस्तार से चर्चा कर ही लेंगे। पीएम मोदी हालांकि सबसे पहले ट्वीट करके उन्होंने कहा कि मैं स्तब्ध हूं और यह जो समय है उसमें हम इजराइल के लोगों के साथ खड़े हैं। तुर्की की बातें हमने कर ही ली और सऊदी अरब की बातें हमने कर ही
कर लिया। ईरान के बारे में मैंने पहले कहा था कि ईरान के पार्लियामेंट में जश्न मनाया गया। हमास ने कहा कि ईरान ने उसका साथ दिया है, हालांकि ईरान ने सीधे तौर पर मदद करने से मना किया है। हालांकि इजराइल का कहना है कि ईरान के मदद की वजह से हमास उस पर अटैक करने में सक्षम हो पाया है। ब्रिटेन ने इसकी निंदा की है और कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, यानी कि इजराइल जो है जवाबी कार्रवाई दे रही है। ब्रिटेन ने कहा कि बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। फ्रांस ने जो कहा है कि हमले के पीड़ित जो लोग हैं उसका समर्थन किया है और उनके लिए दुख जताया है। जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी भी हिंसा के खिलाफ और उन्होंने कहा है कि शांति स्थिति को बनाए रखिए। संयुक्त अरब अमीरात की बात मैंने आपसे पहले कह दिया है कि संयुक्त अरब अमीरात ने भी कहा कि यह जो स्थिति है इसको शांति बनाया जाए और हमास के जो हमला हुआ है उसकी निंदा की है। यदि यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र ओमान की बात करें तो इसने भी कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा को महत्व देते हुए जो स्थिति है उसको शांति बनाए रखना चाहिए। कतर ने कहा कि मौजूदा हिंसा के लिए इजराइल खुद जिम्मेदार है। यहां पर आ गया मामला। तो इस तरह से जो देखेंगे चीजें बटी हुई है। इस्लामिक देश भी एक साथ अब नहीं है, मतलब इस्लामिक देश पहले एक साथ मुखर होकर के इजराइल के खिलाफ बोला करते थे, लेकिन आज की स्थिति में यह चीजें नजर नहीं आ रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि विश्व व्यवस्था की राजनीति जो है वह बदलती जा रही है। भारत पर प्रभाव देखेंगे तो यहां पर मैं आपको उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखिए, दो तरह की रणनीति होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, एक होता है आदर्शवादी स्थिति और दूसरा होता है यथार्थवादी स्थिति। तो भारत के संबंध में बात करें तो क्या भारत फिलिस्तीन से बाहर जा रहा है? भारत फिलिस्तीन से खुद को दूर कर रहा है? निश्चित तौर पर ऐसा कहना मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि भारत जब भी आदर्शवादी स्थिति की बात आती है, यानी कि मानवाधिकार की बात आता है, पीड़ितों को मदद करने की बात आता है, तो वो फिलिस्तीन का नाम ले लेता है। मैंने कहा कि फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट कुछ समय पहले आए थे और पीएम मोदी से उनकी वार्ता भी हुई थी, ठीक है। और भारत ने फिलिस्तीन को लेकर के बहुत अच्छा वगैरह बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही थी कि हम उसके साथ हैं, समर्थन है, हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, गहरा है। लेकिन जब यथार्थवादी की बात आती है राजनीति की, तब भारत जो है इजराइल के साथ खड़े होता है और अपनी राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखता है। तो इसी तरह से देखेंगे कि विश्व राजनीति जो है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, इसी आधार पर चलता है। यहां पर अगर मैं आपको बात करूं तो इजराइल का दक्षिणी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां पर बड़े पैमाने पर भारतीय और भारतीय मूल के लोग भी रहते हैं और इसीलिए यह जो है भारत को भी प्रभावित करेगा। इजराइल में लगभग 18,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं, जो कि या तो पढ़ने गए हैं या काम करने के उद्देश्य से गए हैं। भारत ने इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है, सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान रखने को फिलहाल में कहा है। यहाँ पर अगर युद्ध पूरे पश्चिम एशिया में फैल गया तो कच्चे तेल की आपूर्ति को चुनौती मिलेगा, कीमतों में वृद्धि हो जाएगी और महंगाई में भी वृद्धि होगी, क्योंकि वहां से हम अब जानते हैं कि हम अपने जरूरतों का 80% ईंधन जो है वह आयात करते हैं और मिडिल ईस्ट हमारे लिए सप्लाई का एक बड़ा जगह हो जाता है। लेकिन वहां पर यदि वेस्ट एशिया में इस तरह की स्थिति उभरती है तब हमारे लिए समस्या हो जाएगा। भारत का हित यहां से जुड़ा हुआ है। इजराइल की बात करूं तो इजराइल भी जो है भारत का सदाबहार मित्र तो रहा ही है और बहुत बड़ा हमारा वह व्यापारिक भागीदार भी है। युद्ध से द्विपक्षीय व्यापार निश्चित तौर पर बंद हो जाएगी यदि ये युद्ध लंबा खिंच जाता है। इजराइल से आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें भी काफी वृद्धि हो सकती है। अरब देशों और इजराइल से संबंध में संतुलन बनाना भी भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अरब देशों के साथ हमारा ऊर्जा सुरक्षा टिका हुआ है और अरब देश में बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा हैं जो कि वहां पर काम करने गए हैं। यहां पर फिर भारत समर्थन क्या करता है? फिलिस्तीन का समर्थन करता है या इजराइल का समर्थन करता है? देखिए, भारत जो है टू नेशन थ्योरी को लेकर के आगे चलता है और टू नेशन थ्योरी के तहत यह कहा गया कि 1967 से पहले जो स्थिति था, 1967 से पहले की स्थिति, 1967 का जो संघर्ष हुआ था फिलिस्तीन और इजराइल वाला, उसमें भारत ने कहा कि उससे पूर्व की स्थिति को आप ले आइए, यानी कि वेस्ट बैंक का हिस्सा हो गया, गाजा पट्टी का हिस्सा हो गया और पूर्वी यरूशलेम का जो हिस्सा हो गया, यह हिस्सा आप दे दीजिए फिलिस्तीन को, ठीक है, और बाकी हिस्सा इजराइल का हो जाए। इस तरह से भारत ने इसका कहा कि भाई आप दो राष्ट्रों की अवधारणा को स्वीकार कर लिए, फिलिस्तीन को भी मान लीजिए एक राष्ट्र और इजराइल को भी उसकी संप्रभुता को स्वीकार कर लीजिए। दुनिया भर से भारत ने यही अपील किया है, दोनों के सह अस्तित्व की बात भारत करता रहा है। यदि इस्लामिक कंट्री की मैंने बात कहा तो चाहे वो सीरिया हो, लिबिया हो, यमन हो, इराक, ईरान हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, इन सभी देशों की स्थिति आज के तारीख में देखें तो ये सभी अपने घरेलू मुद्दे पे ही उलझे हुए हैं और एकजुट आज नहीं रह गए हैं। इसके अलावा मैंने अब्राहम अकॉर्ड की बात की जिसमें बहरीन और यूएई का जो है मध्यस्थता यूएसए ने इजराइल के साथ करवाया था।
सऊदी अरब का रिश्ता जो है अच्छा बनता जा रहा है इजराइल के साथ। इसीलिए ये सब भी जो है अब दबी जुबान में बातें कर रहे हैं। और सभी देश जो देखिए आज की तारीख में जैसे जैसे विश्व स्तर पर इजराइल की धमक बढ़ी है, कहीं न कहीं फिलिस्तीन का मुद्दा जो है वह गौन होता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए यहां पर जो है सभी देश इजराइल के पक्ष में अधिकांशतः देश आपको खड़े नजर आएंगे। दूसरी बात जो मैंने पहले ही कहा था, यह झगड़ा जो है, यह युद्ध जो है, यह संघर्ष जो है वह फिलिस्तीन की सेना और इजराइल की सेना के बीच में नहीं है, बल्कि गाजा पट्टी में चरमपंथी गुट हमास और इजराइल सेना के बीच में है। तो चूंकि एक आतंकवादी संगठन ने यह काम किया है, इसीलिए दुनिया भर के देश जो हैं इसका विरोध करने के लिए आगे आ गए हैं। तो यह मुद्दा इतना खत्म होता है। बहुत सारी बातें इसमें कहने के लिए है, बहुत सारे आर्टिकल आपको मिलेंगे, इसमें लगातार पढ़ते रहिएगा आप। यह पूरा पीपीटी जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। संस्कृति आईएएस का टेलीग्राम चैनल जो है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया होगा वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, वहीं पर पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। एक जगह सारी जानकारी आपको इकट्ठा मिल जाएगी, तो कभी भी इस टॉपिक पर कुछ भी तैयारी करना हुआ तो आप यहां से समझ सकते हैं। चलिए, एक संभावित प्रश्न है, और प्रश्न जो है कभी कभी समाचारों में उल्लिखित पद टू स्टेट सॉल्यूशन किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है। जैसे मैंने टू नेशन थ्योरी की बात किया था अभी, तो चीन, इजराइल, इराक और यमन, चार विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, सही का चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।